बच्चों, मेरा नाम है गौरव और आज हम लेके आए हैं इस एडवांस सीरीज में सर्कल टॉपिक। और आपने अगर ये सारे क्वेश्चंस समझ लिए, देख लिए, तो सर्कल से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं आपके पास वो सब आज दूर होने वाली है। तो सर्कल के पीवाईक्यू आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एडवांस के पीवाईक्यूज होंगे आपके 2013 से 2025 तक, लास्ट 12 इयर्स के जेडब्ल्यू एडवांस सर्कल के आज हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं विद द कंसेप्ट। आप पेन और नोटबुक साथ में लेके बैठिए, जो भी आपको लगे कि ये कंसेप्ट आपका मिसिंग था उसको आप लिख लीजिए और एंजॉय करिए इस फुल सेशन को। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी ऑल इंडिया स्कॉलर टेस्ट सीरीज AISTS शुरू होने वाली है। जो बच्चे 12th परसुइंग हैं और जो बच्चे ड्रॉपर बैच के हैं, 12th पास आउट हैं, वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट क्या होता है? टेस्ट बेसिकली आपको इवेल्युएट करता है कि आपने जो स्टडी करी है आप कहां पर स्टैंड करते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं, उसकी प्रैक्टिस होती है और एक टाइम मैनेजमेंट आपको पता लगता है कि आप कितना तैयार हैं अपने एग्जाम के लिए। तो बच्चों, इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करिए और इस नंबर पे कॉल करिए और अपने बेहतर भविष्य की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। चलो स्टार्ट करते हैं इस भविष्यवाणी डायलॉग के साथ। पहला क्वेश्चन भाई, पहला क्वेश्चन ये है जो कि 2016 का क्वेश्चन है बच्चों। द सर्कल C1 x² + y² = 3 विद सेंटर एट O। तो इसका फिगर बच्चों बनाया जाए। आइए इसका फिगर एक बनाते हैं हम। तो बच्चों इसका फिगर हम बनाते हैं। चलो तो बच्चों ये सर्कल है जिसका सेंटर O है। तो इस टाइप से हमने एक सर्कल बना लिया। वो कहता है कि इंटरसेक्ट द पैराबोला x² = 2y। तो पैराबोला x² = 2y है बच्चों, और इस टाइप का जो पैराबोला होता है वो इस टाइप से बनाया जाता है। ये सब को पता होना चाहिए। x² = 2y कहां पर करता है इंटरसेक्ट? P पर करता है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बच्चों ये P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। P पॉइंट पर सबसे पहला काम तो ये है कि मैं इन दोनों को सॉल्व करके ना P के कोऑर्डिनेट निकाल लूं। तो बच्चों x² + y² = 3 को आप सॉल्व करोगे x² = 2y के साथ, तो क्या मिलने वाला है? x² = 2y को यहां पर रख दीजिए, तो y² + 2y - 3 = 0। तो कितना आने वाला है? 0। बच्चों ये हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करो। जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा? y + 3 = 0। तो ये हो जाएगा y + 3 और y - 1 = 0। तो यहां से y की वैल्यू 1 और -3 हो जाएगी। तो बच्चों y की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? 1 और -3 हो जाएगी। अब जब आप y की वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि -3 जो नेगेटिव वैल्यू है वो पुट नहीं होगी यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ y = 1 पुट होगा। तो कितना हो जाएगा? x² = 2 हो जाएगा। x² = 2, तो x की वैल्यू आ गई ±√2। तो क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो P मिलेगा वो कितना मिलेगा? x की वैल्यू क्या मिलेगी? √2 पॉजिटिव, और y की वैल्यू हमने क्या ली है? 1 ली है। तो बच्चों जो पॉइंट आ गया वो आ गया √2, 1। तो बच्चों √2, 1 विल बी द पॉइंट। तो एक काम तो हमने कर लिया। अब बात करते हैं आगे की। वो कहता है कि P इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। लेट द टेंजेंट टू द सर्कल C1 एट P। P पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है बच्चों। P पर बच्चों हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। आओ करते हैं अभी P पर टेंजेंट ड्रॉ। तो P पर बच्चों एक टेंजेंट हमें ड्रॉ करनी है। तो इस टाइप से कुछ मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, इसको मैं आगे तक फॉरवर्ड कर सकता हूं। तो बच्चों इस टाइप से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, अभी ड्रॉ कर दी टेंजेंट। अब क्या बोलता है वो? टचेज अदर 2 सर्कल C2 एंड C3। मतलब ये जो टेंजेंट है वो अदर 2 सर्कल C2 C3 को भी टच करते हैं। कहां पर करते हैं? R2 और R3 पे करते हैं। ये 2 सर्कल को टच करते हैं R2 और R3 पॉइंट पर, लेकिन वो सर्कल है कहां? सपोज C2 एंड C3 हैव इक्वल रेडियाई। उन दोनों सर्कल की रेडियाई इक्वल है और सेंटर Q2 और Q3 है, ठीक है। और Q2 Q3 लाइज ऑन द y एक्सिस। ये काम की बात है कि वो जो दोनों सर्कल हैं उनका जो सेंटर है वो कहां पर है बच्चों? y एक्सिस पर है। तो इसका मतलब पहला सर्कल तो मैं ऐसे बना सकता हूं, ये होगा पहला सर्कल। तो भाई ये हो गया C2 सर्कल और ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया Q2। और दूसरा सर्कल पर भी ये टच करता है सेम रेडियस का। तो वो अगर मैं दूर बनाऊंगा तो वो बड़ा बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं इसको कट करके जा रहा होगा, है ना, कुछ इस टाइप से। मतलब ये दो सर्कल सेम साइज के हैं, यहाँ पे शो नहीं हो रहा पर है सेम साइज के। तो भाई ये कितना हो गया? Q3। और जहां पर ये टच करता है ये वाला पॉइंट बच्चों हो गया R3 और ये वाला पॉइंट कितना हो गया? R2। तो बच्चों इनकी जो रेडियस है दोनों की वो सेम है। कितनी है? 2√3। ये रफ फिगर है, ये सेम ही है, भले ही देखने में ना लग रही हो। 2√3 ये रेडियस है। तो बच्चों ये फिगर है हमारे इस क्वेश्चन का। क्या निकालना है? Q2 Q3 निकालना है। मतलब Q2 इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो भाई इसका जो सेंटर होगा ऑब्वियसली बात है y एक्सिस पर है, तो 0, K1 मान लो, और इसका जो होगा वो 0, K2 मान लो। भाई इतनी बात समझ में आती है सब लोगों को? बोलो बच्चों।
अब इसके बाद बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हमारा पहला टारगेट ये K1 K2 ही निकालना है। देखो बच्चों क्या स्ट्रेटजी लगाएंगे हम इसमें, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों एक बात तो क्लियर है, एक बात तो क्लियर है। कौन सी बात क्लियर है बच्चों, कौन सी बात क्लियर है भाई? अगर इस लाइन की मैं इक्वेशन निकाल लूं तो बात हो जाएगा भाई। इस टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए, इस टेंजेंट की इक्वेशन। भाई टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? टेंजेंट की इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0। क्या होती है बच्चों? t इक्वल टू 0 मतलब x x1 प्लस y y1 इक्वल टू r स्क्वायर, जो भी रेडियस होती है ये होती है। यहाँ पे x1 y1 का काम कौन करता है? ये वाला पॉइंट करेगा, और रेडियस जो इस सर्कल की है। तो बच्चों इस हिसाब से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा भाई? रूट टू इंटू एक्स, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, तो प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या आएगा? वाई y1 कितना है? 1, और इक्वल टू रेडियस कितनी है? 3। तो ये बनेगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के ऊपर 0, K1 से आप इसको K1 क्या, इसको K ही मान लो भाई। क्या मान लो? उसको K मान लो। K की दो वैल्यू आएंगी तो ऑब्वियस सी बात है, एक K1 हो जाएगी, एक K2 हो जाएगी। अब इस सेंटर 0, K से आप इस पर परपेंडिकुलर बनाते हैं, और वो परपेंडिकुलर रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो भाई इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? √2 इंटू 0 प्लस y की जगह K और -3 मॉड डिवाइड बाय अंडर रूट √2 का स्क्वायर 2 + 1 और इक्वल टू कितना है? 2√3। इक्वल टू कितना है? 2√3। तो ये 0 हो गया तो कितना आ गया? मॉड K -3, और √3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? √3 to 6 हो जाएगा। मॉड खोलोगे तो कितना आएगा? +-6, तो K की वैल्यू 9 आएगी, और -6 + 3 -3 आएगी। तो भाई K की दो वैल्यू आ चुकी है, कितनी? 9 और -3। तो बच्चों इस 9 और -3 वैल्यू के साथ ये तो ऊपर है, तो इसे 0, 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, -3। तो बच्चों Q2 और Q3 आपको दोनों पॉइंट मिल चुके हैं। अब पहला जो पार्ट है Q2 Q3 12 है, उसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे Q2 Q3 निकालने के लिए। बच्चों Q2 इंटू Q3 के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों कहां पर है? वाई एक्सिस पर है। इनके वाई एक्सिस को आप देख लीजिए क्या क्या है। वो 9 यूनिट है, और वो -3 यूनिट है। तो 9 + 3 12 होगा, तो भाई ये 12 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 12। तो Q2 Q3 की वैल्यू 12 आएगी। तो भाई Q2 Q3 12 होना चाहिए। भाई जो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। बच्चों आपका ए ऑप्शन हो चुका है करेक्ट। सबको समझ में आ रहा है? अब हमें निकालना है R2 R3 के बीच की डिस्टेंस। तो बच्चों R2 R3 के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? R2 और R3 का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। वैसे इसका एक तरीका और है, लेकिन फिर भी मैं कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। इस बहाने आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना आ जाएगा। भाई अगर आप इस Q2 से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालते हो तो R2 किसका काम करेगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर का काम करेगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मैं R2 के जो कोऑर्डिनेट है वो अल्फा बीटा मान लेता हूं, अल्फा बीटा। तो भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कंसेप्ट लगाइए यहां पर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। देखिए बच्चों क्या लगेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो कुछ ऐसा हो रहा है कि यहां पर, और ये इस टाइप से, और यहां पर एक लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों? √2x + y = 1। √2x + y = 3 है यार, 1 तो नहीं है खैर, 3 है। कितना है? 3। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट आया था वो कितना आया था? 0, 0,9, 0,9, और इसको आपने माना अल्फा बीटा। तो बच्चों कंसेप्ट क्या कहता है? अल्फा -0 अपॉन √2, बीटा -9 अपॉन 1, और माइनस इसके ऊपर ही पॉइंट रखो 0 + 9 - 3 अपॉन a² + b²। तो ये हो गया अल्फा अपॉन √2, बीटा -9 अपॉन 1, और 9 - 3 6/3 2, कितना हो गया? -2। इसको कंपेयर करो तो अल्फा की वैल्यू आ गई -2√2, और इसकी कंपेयर करो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 9 - 2 7। तो बच्चों -2√2, 7। तो भाई ये आ गया -2√2, 7। तो R2 की वैल्यू आ गई -2√2, 7। तो R2 आ गया -2√2, 7। बच्चों इसी तरीके से आप लोग अब निकाल सकते हैं ये नीचे वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। इसमें क्या है? इसमें 0, -3 से, 0, -3 से, मतलब ये पॉइंट है 0, -3, और ये इस टाइप से, और यहां पर ये इस टाइप से है 0, -3, और ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, सॉरी ये तो खैर आपको फाइंड आउट करना है। इस बार इसको मान लो x1 y1, और ये वाला पॉइंट है 0, -3, और लाइन तो सेम ही है √x + y = 3। बच्चों मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला। इस बार हम क्या कर रहे हैं? ये निकाल रहे हैं R3। तो ये कितना है? 0, -3, और लाइन सेम ही है, तो दोबारा से वही कंसेप्ट लगेगा। तो कितना हो गया? x1 - 0 अपॉन √2, और y1 +3 अपॉन 1, -0 -3 - 3 अपॉन
2 प्लस 1, तो भाई हो जाएगा x1 अपॉन रूट टू, y1 प्लस 3 और माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 2, तो 2 हो जाएगा। तो x1 की वैल्यू तो आ गई 2 रूट टू और y1 की वैल्यू आ गई -1, तो 2 रूट टू -1। तो भाई R3 कितना हो जाएगा 2 रूट टू -1, 2 रूट टू -1 हो गया। तो भाई इसमें हम क्या करने वाले, R2 और R3, तो कितना हो गया -2 रूट टू 7, -2 रूट टू 7 और कितना हो गया 2 रूट टू -1, 2 रूट टू -1। भाई करो इसको, डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालो R2 R3, तो कितना हो जाएगा ये दिस माइनस दिस, तो ये 4 रूट टू का स्क्वायर हो गया प्लस 8 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 2 32 प्लस 64 रूट 96। तो इसको मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 6, तो 4 रूट 6 शुड बी द आंसर, 4 रूट 6। भाई चेक करो 4 रूट, यस 4 रूट 6 इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये था इसका सेकंड पार्ट, 4 रूट 6 इज द करेक्ट आंसर। भाई थर्ड क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ R2 R3, तो ओ R2 R3 की तरह, भाई ये तो O है, ओ R2 R3, तो भाई ये तो हो गया, ये समझ गए ओ R2 और R3, ये रेड वाला। भाई इस रेड वाले का आपको एरिया निकालना है, इस रेड वाले का एरिया, समझ गए बच्चों। अब आप खुद देखिए कि इसका एरिया आप कैसे निकालोगे। अगर बच्चों मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया होगा कि ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और बेस क्या बनेगा R2 R3 बनेगा। बेस क्या बनेगा बच्चों, R2 R3 बनेगा बेस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ आर टू आर थ्री है ना, ओ आर टू आर थ्री इज इक्वल टू 1/2, ओ से परपेंडिकुलर डालोगे, समझ गए ना। तो परपेंडिकुलर क्या मिलेगा भाई, लाइन तो वही है क्या, √2x प्लस y इक्वल टू 3, और इस पे ओरिजिन से डालना है परपेंडिकुलर, तो कितना आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 0 -3 का मॉड अपॉन √3, तो कितना आ गया √3 आ गया, कितना आ गया √3, तो √3 इंटू R1 R2 सॉरी R2 R3। तो बच्चों R2 R3 अभी आपने निकाला है, कितना है R2 R3 कितना है 4 रूट 6, तो रूट 6 का मतलब हो गया √2 इंटू √3, तो √3 कितना हो गया 3 हो गया, और ये 2 हो गया, तो 2 2 और 3 6 √2 आ गया भाई एरिया। एरिया कितना आ गया 6 √2, सही कह रहा भाई वो 6 √2 ही है इसका एरिया। भाई समझ में आ रहा क्या किया मैंने इस ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाला, वो लाइन कौन सी है वो टेंजेंट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली √3 आ गई, और बेस क्या बन रहा है R2 R3। थर्ड पार्ट क्या भाई, एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQ2 Q3, PQ2 Q3 ढूंढो भाई कहां है PQ2 Q3, ये रहा P और ये रहा Q, P, अरे यार हाँ क्या बच्चों, और ये क्या था P P ये PQ2 और Q3, ये PQ2 Q3, तो भाई इसको मिला दो PQ2। अब आप खुद देखिए ये जो पिंक वाला ट्रायंगल है, इस पिंक वाले ट्रायंगल में बेस तो यार वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ गया, तो Q2 Q3 आप निकाल चुके हो कितना है 12, तो बेस तो 12 हो गया, और परपेंडिकुलर क्या होगा, जब मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो परपेंडिकुलर किसके पैरेलल डलेगा, एक्स एक्सिस के, तो इसका मतलब P जो कोऑर्डिनेट है, तो P जो कोऑर्डिनेट है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वही तो होगा ये जो परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब हाफ रूट टू और ये 12 हाफ √2। तो बच्चों इसका जो एरिया होगा वो होगा, यहीं पे कर देते हैं भाई, इसका जो एरिया बनेगा वो बनेगा हाफ√2, हाफ ये √2 पिंक वाला √2, समझ गए, और ये कितना है 12, तो कट गया 6 टाइम, तो भाई कितना आ गया 6 √2 आ गया, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 4 √2 दिया हुआ, ये गलत हो गया, तो बच्चों डी ऑप्शन इसका गलत है, तो ए बी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों था ना क्वालिटी क्वेश्चन। अब भाई क्वालिटी क्वेश्चन को कराने के लिए बहुत संभल के आराम आराम से एक एक स्टेप को बोलना पड़ता है, जल्दबाजी हमें नहीं आपको होगी एग्जाम में। यहाँ पर तो आपको बहुत कूल माइंड से चीजों को समझना है, यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, मेरा एग्जाम नहीं चल रहा, मुझे तो स्लोली स्लोली कैलकुलेशन करनी है, आपको फिगर दिखाना है जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए, उसके बाद स्पीड तो आपको दिखानी है, समझ गए बच्चों। मैं स्पीड दिखाऊंगा तो एक भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया क्वेश्चन में। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए और समझिए। लेट आर एस बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो पहले सर्कल बनाना पड़ेगा, ये
तो बच्चों ये तो हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। लेट आर एस बी द डायमीटर ऑफ सर्कल वेयर एस इज द पॉइंट 1,0। तो बच्चों ये तो हो गया एस पॉइंट 1,0 और आर एस डायमीटर है, तो एस के अपोजिट में ये आर, ये बनेगा -1,0। तो ये डायमीटर हो गया, ये सेंटर हो गया, सेंटर। ओके, लेट पी बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द सर्कल। पी बच्चों एक वेरिएबल पॉइंट है, तो पी को एक वेरिएबल पॉइंट मान लो भाई, समझ गए, ये एक पी पॉइंट हो गया। तो पी जो वेरिएबल पॉइंट है बच्चों, उसको हम मानेंगे, हम इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मानेंगे। वो क्या होते हैं, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, आर तो 1 है, तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट होंगे कॉस थीटा साइन थीटा। तो भाई पी के जो कोऑर्डिनेट आ गए वो आ गए कॉस थीटा साइन थीटा, ये आ गए भी कोऑर्डिनेट। अब क्या कहता है वो, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है पी पर एंड पी, लेट पी बी अ वेरिएबल पॉइंट ऑन द सर्कल एंड टेंजेंट टू द सर्कल एट एस। अच्छा, एस पर भी एक टेंजेंट आएगी भाई, एस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ये लो भाई, एस पर जो टेंजेंट आएगी वो तो यार पैरेलल टू वाई एक्सिस आएगी, ये लो भाई टेंजेंट हो गई एस पर। और पी पर एक टेंजेंट आएगी, अब पी पर, तो भाई पी पर जो टेंजेंट आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, जो पी पर टेंजेंट आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, जो पी पर टेंजेंट आएगी। वो कहते हैं कि ये दोनों टेंजेंट आपस में जो मीट करती हैं वो क्यू पर करती हैं, क्यू पॉइंट पर। तो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है वो क्यू पॉइंट है, जहां पर ये मीट कर रही है। इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 1, और इसकी इक्वेशन क्या है, याद करो मैंने क्या लिखवाई थी, x x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। इस बार x1 y1 ये है, तो cos थीटा इंटू एक्स साइन थीटा इंटू वाई इक्वल टू 1। भाई ये होगी टेंजेंट की इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो भैया ये कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 थीटा बाई 2 आ रही है। तो भाई इसका मतलब है कि जो q है ना, q, तो इस q के जो कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट 1 होगा और y कोऑर्डिनेट होगा 10 थीटा बाई 2। तो भाई ये q के कोऑर्डिनेट होंगे 1, 10 थीटा बाई 2। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब वो कहता है कि द नॉर्मल टू द सर्कल एट p। भाई p पर नॉर्मल की बात कर रहा है वो, p पर जब नॉर्मल, देखो सर्कल में किसी भी पॉइंट पर जब नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है तो वो नॉर्मल सेंटर से पास करता है, ये बात ध्यान रखना, ये नॉर्मल है। जब सर्कल के किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है वो हमेशा सेंटर से पास करता है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये वाली जो इक्वेशन है इसका स्लोप क्या है। भाई इस वाली इक्वेशन का स्लोप क्या है, इसका जो स्लोप होगा वो होगा माइनस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट। तो भाई इसका स्लोप है माइनस कॉट थीटा। किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हो, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके, या स्लोप होता है नेगेटिव ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन y कोऑर्डिनेट। तो भाई ये आ गया माइनस कॉट थीटा। अगर इसका टेंजेंट का स्लोप माइनस कॉट थीटा है तो इसके नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, m1 m2 इक्वल टू -1, तो 10 थीटा होगा। कितना होगा, 10 थीटा। तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास करती है लाइन और स्लोप ये है, तो y माइनस 0 10 थीटा और x माइनस 0। तो भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गई, x 10 थीटा। तो भाई ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझ गए, जितना वो कह रहा है उतना हम करते जा रहे हैं। आगे बढ़िए। द नॉर्मल टू द सर्कल एट पी इंटरसेक्ट अ लाइन, द नॉर्मल टू द सर्कल एट पी, पी पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल इंटरसेक्ट करता है एक लाइन को, कौन सी लाइन को, जो कि ड्रॉन थ्रू क्यू, जो क्यू से ड्रॉ की गई है और पैरेलल टू आर एस है। आर एस मतलब ये, अच्छा, तो आर एस के पैरेलल क्यू से ड्रॉ की ये लाइन आएगी भाई, ये आएगी लाइन, क्योंकि ये आर एस मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है और क्यू से पास हो रही है। तो इस लाइन को ये जहां पर भी कट करता है, यहां पर करता है कट ई पॉइंट पर, इस ई पॉइंट का आपको लोकस निकालना है। मतलब ई पॉइंट का जो भी मतलब लोकस आएगा उस पर कौन सा पॉइंट वेरी करेगा, मतलब आपको लोकस चाहिए बेसिकली ई का। तो जिसका भी हमें लोकस निकालना होता है दोस्तों, उसको हम क्या मान लेते हैं, एच कॉमा के मान लेते हैं। तो मैंने ई को दोस्तों क्या मान लिया, एच कॉमा के मान लिया। अब आपको करना क्या है, देखो, क्योंकि ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी है, ये वाली लाइन, ये लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, जितना क्यू का वाई कोऑर्डिनेट होगा, क्यू का वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 10 थीटा बाई 2। तो भाई इसकी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू 10 थीटा बाई 2। तो y इक्वल टू 10 थीटा बाई 2, और ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है y इक्वल टू x 10 थीटा, इनका इंटरसेक्शन है e। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो y इक्वल टू 10 थीटा एक लाइन, और y इक्वल टू 10 थीटा बाई 2 और y इक्वल टू 10 थीटा x, इनका इंटरसेक्शन है e, जो कि h कॉमा k है। समझ गए बच्चों। तो इसका मतलब ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो y की जगह क्या रख दो, k रख दो, k 10 थीटा बाई 2, और यहां पर भी k इक्वल टू 10 थीटा, और ये कितना हो गया, h हो गया।
समझ गए भाई। तो अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करोगे? k इक्वल टेन थीटा को लिखो 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू एच। तो k इक्वल टू ये हो गया 2 और tan थीटा बाई 2 k हो गया 1 माइनस के स्क्वायर इंटू एच। क्योंकि ओरिजिन ही कभी नहीं हो सकता, ओरिजिन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो k से k कट गया, 1 माइनस के स्क्वायर उतर गया और 2h। क्योंकि लोकस निकाल रहे हो तो लास्ट में k को वापस y रख दो और इसको x रख दो। तो बच्चों ये इक्वेशन बन रही है, थोड़ा सा सही फॉर्म में लिखें तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2x। बच्चों ये है ई पॉइंट का लोकस। तो भाई ई पॉइंट का लोकस आ गया y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2x। तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2x जो लोकस आया है उसमें कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है? y इक्वल टू 1 माइनस 2x में कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करता है? चेक करते हैं। रखो 1/3 और ये 1/√3, तो 1 माइनस 2/3 कर रहा भाई, ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, ए कर रहा है सेटिस्फाई। रखो 1/4 1/4 यहाँ 1/4, ये 1/2 आ गया, 1/4 नहीं कर रहा, बी ऑप्शन नहीं कर रहा। 1/3 यहाँ पे 1/3 और ये 1/3 और 1 माइनस 2/3, यस सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 1/4 और माइनस 1/2 1/4 3/4 नो। तो बच्चों ए और सी ऑप्शन इज करेक्ट और यही आंसर दिया हुआ है। डिटेल सॉल्यूशन है बच्चों, डिटेल सॉल्यूशन है, एक एक चीज को एक्सप्लेन किया गया है। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं सेशन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों 11th बूस्टर बैच, देखिए 11th हाफ ईयरली के बाद आपके बूस्टर बैच लॉन्च हो रहा है। उस बूस्टर बैच का आप हिस्सा बन सकते हैं। जो भी आपका सिलेबस बचा हुआ है 11 का वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस हो चुका है उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, 1-to-1 आपके डाउट्स मिल जाएंगे और पूरा कवरअप होगा। आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और जेडब्ल्यू नीट के लिए जो ओरिएंटेड है उनके लिए पूरी हेल्प होगी। 12th में आप पूरे जोश के साथ क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ p द सर्कल एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट्स। सबसे पहले बच्चों मैं इस सर्कल को लिखना चाहूंगा। ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस p इज इक्वल टू 0। ये है बच्चों, ये है सर्कल की इक्वेशन। अगर मैं इस सर्कल की इक्वेशन को देखूं तो 2gx से कंपेयर कर दो, क्योंकि हमारी जनरल इक्वेशन क्या हो दोस्तों? हमारी जनरल इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये होती है। तो g की वैल्यू कितनी आ रही है 1, f की वैल्यू कितनी आ रही है 2 और c की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस p। अब वो कह रहा है कि कितने p की कितनी वैल्यू ऐसी पॉसिबल है जिसके लिए ये सर्कल 3 बार कट करेगा एक्सिस को। यार कोई भी सर्कल एक्सिस को किसको एक्सिस को 3 बार कट करना चाहिए। भाई सेंटर कितना आ रहा है इसका? सेंटर भाई इसका सेंटर आ रहा है, सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो -1 कॉमा -2 विल बी द सेंटर। तो -1 कॉमा -2 किधर मिलेगा भाई? -1 इधर और -2 इधर। तो एक तो कंडीशन ये है कि हम इसको तो टच करा दें और इसको कट करा दें। भाई एक केस तो ये बन सकता है, एक केस तो ये बन सकता है। अगर ये केस बन रहा है तो बच्चों ये क्या है? एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है। तो आप मुझे ये बताइए एक्स इंटरसेप्ट जो होता है हमारा, कोई भी सर्कल जब एक्स एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट बनाता है मतलब कट बनाता है, उसकी लेंथ कितनी होती है? ट्वाइस जी स्क्वायर माइनस सी। और वाई इंटरसेप्ट की जो लेंथ होगी बच्चों वो कितनी होगी? ट्वाइस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये होती है वाई इंटरसेप्ट पे जो लेंथ बनती है। तो बच्चों अगर मैं ये वाला केस कंसीडर कर रहा हूं तो इस केस में एक्स इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, वो टच कर रहा है। तो भाई इस पहले केस में है ना, पहले वाला जो केस है, पहले वाले केस में ये ट्वाइस जी स्क्वायर माइनस सी इस 0 आ गया। तो यहां से सी की वैल्यू जी स्क्वायर के इक्वल आ गई। अब सी कितना है बच्चों? माइनस पी और जी कितना है? 1। तो पी की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? -1 के। और सेकंड केस क्या है कि वाई इंटरसेप्ट, देखो वाई इंटरसेप्ट तो बन रहा है, अगर बन रहा है तो इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ट्वाइस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो एफ स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। एफ कितना है बच्चों? 2, तो 4 और सी कितना है? माइनस पी। दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराओ तो -4 इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो पी की वैल्यू ग्रेटर देन -4 आएगी। यहाँ पे लिखा है -1 और यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन -4। तो केस वैलिड है? यस वैलिड है। -4 से बड़ा ही तो होता है -1, तो यस। तो बच्चों एक केस तो मिल गया आपको, मतलब इस केस से आपको p की एक वैल्यू तो मिल गई -1। तो भाई एक केस तो ये था कि जब ये एक्स एक्सिस को टच करे और वाई एक्सिस को टच करे। अब एक केस में बनाऊंगा कि जब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा और वाई को टच करेगा। चलो तो भाई एक केस अब हम बनाएंगे कि इसको तो कट करेगा और इसको टच करेगा, ये वाला केस। तो इस केस में यार इस बार जो वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट वो 0 हो जाएगा। तो ट्वाइस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू एफ स्क्वायर, सी की वैल्यू माइनस पी है और एफ की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर 4, तो पी की वैल्यू आ गई -4। और यहां पर बच्चों
जो x इंटरसेप्ट है ट्वाइस जी स्क्वायर माइनस सी दैट इज पॉजिटिव, तो जी स्क्वायर माइनस सी इज पॉजिटिव, तो जी स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ये 1 है और ये माइनस पी है, क्योंकि जी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा दोनों तरफ करो, तो माइनस पी लेस देन 1, तो पी इज ग्रेटर देन -1। भाई पी की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या आ रही है -4, वो तो छोटी है, तो ये वाला केस बच्चों रिजेक्ट हो गया। ये केस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब एक केस की और हमें और तलाश लग रही है यहाँ पर, क्योंकि एक ही केस बचा हुआ है, क्या, जब ये ओरिजिन से पास कर जाए। भाई जब ये ओरिजिन से पास करेगा और इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से, आप खुद सोचिए कि एक तो पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, 3 पॉइंट अब भी मिल गए। तो इस कंडीशन में इस बार ट्वाइस ऑफ एक्स और वाई इंटरसेप्ट दोनों ही पॉजिटिव होंगे, दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। तो भाई जी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी, जी की वैल्यू 1 है, ये माइनस पी, तो माइनस पी इज लेस देन 1, पी इज ग्रेटर देन -1। पहला केस, इसकी बात करते हैं, एफ स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन, तो कितना हो गया 4 माइनस पी, तो माइनस पी इज लेस देन 4, पी इज ग्रेटर देन -4, तो पी ग्रेटर देन -4 और पी ग्रेटर देन -1, तो इनका कॉमन क्या होगा, इनका कॉमन होगा पी ग्रेटर देन -1। अब यार ये ओरिजिन से भी पास कर रहा है, अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स वाई को रखो 0 रखोगे तो कितना आएगा, माइनस पी इक्वल टू 0 आएगा, माइनस पी इक्वल टू 0 और पी इक्वल टू 0। तो भाई p ग्रेटर देन -1 और p इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, p की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए और 0 -1 से बड़ा ही होता है। तो ये केस भी बच्चों क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। इन 3 केस के अलावा कोई केस नहीं आने का। तो भाई एक केस रिजेक्ट हो गया, 2 केस एक्सेप्ट हो गए, तो इसका बच्चों आंसर क्या होगा, 2 होगा इसका आंसर 2। तो भाई p की ऐसी 2 वैल्यू मिलेंगी आपको जहां से आप इन सब बातों को कर सकते हैं। p इक्वल टू -1 मिला और p इक्वल टू 0 मिला। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में मजा आया, मजा आ रहा है सेशन में, मजा आ रहा है तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो, मोटिवेट कर दो यार, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक नई वीडियो के लिए मोटिवेट करो कि ये सारी सीरीज हम लोग करें, इसके बाद फिर हम वन शॉट बनाएं सभी टॉपिक्स पे। ये सब कब पॉसिबल होगा, जब आप हमें बूस्ट करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे, कि हमें कमेंट करेंगे अच्छे, हमें लाइक करेंगे, हमें ये एहसास दिलाएंगे कि हाँ बच्चों को हमारी जरूरत है, तभी तो हम काम करेंगे। चलो बच्चों आओ, बच्चों ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन आया 2021 का क्वेश्चन है। क्या कहता है, कंसीडर अ ट्रायंगल whose two sides lie on the x-axis and the line x plus y plus 1 equal to 0। एक ट्रायंगल की 2 साइड, एक तो x एक्सिस पे लाई करती है और एक इस पे लाई करती है। तो भाई एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरीके से आप, ये एक ट्रायंगल है, तो इसको तो मान लेते हैं x एक्सिस की, x एक्सिस है, और इसको मान लेते हैं x plus y plus 1 equal to 0 मान लेते हैं। तो भाई इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो 1,1 है। तो भैया क्या होता है ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर होता है बच्चों, अगर हम परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड को ड्रॉ करेंगे, ऐसे ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सामने वाली साइड पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर एच जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड 1,1, ये है बच्चों 1,1। अब बच्चों हमें करना क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस पे एक बात तो क्लियर है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे बच्चों वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब आप खुद सोचिए कि ये जो लाइन है ये वाली, इसका स्लोप कितना है, भाई इसका जो स्लोप है वो है -1, इसका x प्लस वाई प्लस 1 का, और इस पर जो परपेंडिकुलर लाइन है तो उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। इसका स्लोप -1 तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये जो है एल्टीट्यूड 1,1 से पास कर रहा है, तो इसकी मैं इक्वेशन लिख सकता हूं। इसकी इक्वेशन होगी y -1 1 और x -1, तो y इक्वल टू x आ गई इसकी इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू x आ गई इसकी इक्वेशन। भाई अगर इसकी इक्वेशन y इक्वल टू x आ चुकी है तो एक बात तो क्लियर है कि b का जो कोऑर्डिनेट है, b का y कोऑर्डिनेट कितना होता है, सॉरी एक्स एक्सिस पे अगर b है तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। और वो कह रहा है कि ये y इक्वल टू x पे है, जो b पॉइंट है ये y इक्वल टू x पर है, जितना x होगा उतना y होगा, तो भाई इसको भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो मिल गया b कोऑर्डिनेट। बच्चों बात करते हैं c कोऑर्डिनेट की और a कोऑर्डिनेट की। तो भाई a कोऑर्डिनेट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक ऐसा सर्कल चाहिए जो तीनों वर्टेक्स से पास करे। भाई जो तीनों वर्टेक्स से पास करे, मतलब सर्कम सर्कल की बात वो कर रहा है, हमें सर्कम सर्कल चाहिए। हमें वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा सर्कल होगा जो उसके तीनों वर्टेक्स से पास करेगा। तो यार जितना हमने अभी निकाल लिया है उसे चेक कर लें कि 0,0 मिल चुका है, तो 0,0 से कौन कौन पास कर रहा है, भाई ये वाला नहीं कर रहा, तो सी ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। भैया सी ऑप्शन तो हमने कर दिया रिजेक्ट। अब या तो इसका ए ऑप्शन होगा या बी होगा या डी ऑप्शन होगा, इसमें से कौन होगा, आओ चेक करते हैं। एक और निकाल लो कोऑर्डिनेट यार, एक और निकाल लो। भाई ये है एक्स एक्सिस, तो ये जो लाइन होगी ये वाली, ये किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के। अगर ये एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप कितना है 0 और इसका स्लोप कितना होगा 1/0। तो भाई इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन भाई ये किसके पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के। तो इसके ऊपर जो भी कोई कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है ये वही इक्वेशन है, y इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि पैरेलल टू, सॉरी क्या बोल दिया, अगर कोई भी लाइन बच्चों वाई एक्सिस के पैरेलल है, कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो ये क्या होगा, वाई एक्सिस नहीं हुई है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी जो इक्वेशन होती है वो होती है x इक्वल टू a।
तो उसके ऊपर इसके ऊपर एक्स का कोऑर्डिनेट एक 1 दिख रहा है, तो ये पूरी इक्वेशन x इक्वल टू 1 होगी। तो इसका मतलब a का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 1 होगा। अगर a का x कोऑर्डिनेट 1 है तो 1 को भैया ये इस पे लाई करता है, तो 1 को यहां डाल दो, तो 1 + 1 2, y की वैल्यू -2 हो गई, ये लो, तो भैया a का भी मिल गया कोऑर्डिनेट। अब 1, -2 इसमें से a b c d में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1, -2 डालो, 1 और ये 4, 1 और 4 कितना होता है भाई, 5 होता है। 5 और -2 कितना होता है, 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है। और ये कितना हो गया, 3। भाई ए ऑप्शन को कर रहा है करेक्ट, ए ऑप्शन में तो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। और देखिए 1, -2 कहां जा रहा है, तो 1 और 5, 1 1 1 1 5 6 6 6 6 6 और -6, बी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और 1 1 1 1 1 4 5 5 5 5 6 डी को नहीं कर रहा, तो ये ए और बी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बच्चों यही इसका आंसर बन जाएगा। अगर आपको एक और कोऑर्डिनेट निकालने की इच्छा हो रही है तो भाई ये किस पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, तो इसको रखो यहाँ 0 वाई कोऑर्डिनेट को, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब देख लो कि जिसको मैंने टिक करा है -1, 0, वो तीनों दोनों जो इक्वेशन सर्कल की -1, 0 से सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। -1 का मतलब 1 और -1, 0, ये 0 है। भाई चेक करवाओ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। इसका एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, तो वाई अगर 0 हो गया तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। तो -1, 0, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 -1 + 3 0, ठीक है ना, और -1 0, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, -1 0। तो भाई सिर्फ बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ बी ऑप्शन, तो ए ऑप्शन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, सिर्फ बी ऑप्शन ही सेटिस्फाई करेगा बच्चों। तो इसका आंसर बच्चों सिर्फ बी ऑप्शन ही होना चाहिए, ए ऑप्शन इसका आंसर नहीं होना चाहिए। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं, तीनों चीजें मैंने आपके सामने निकाल दी हैं बच्चों। गलत टिक नहीं करेंगे, सही का साथ देंगे, जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। आप लोगों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, जो सच होगा उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, जो सच होगा बच्चों उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। स्ट्रेट लाइन का हम 2021 का क्वेश्चन है, और बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, यस वेरी नाइस। तो ओनली एक ऑप्शन ही सही है इसमें, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बच्चों ये है इसको करने का तरीका, बेस्ट तरीका। इसका बच्चों एक और मेथड है, वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। वो मेथड क्या है मैं आपको हिंट कर देता हूं। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑर्थो सेंटर, अगर हम किसी भी ट्रायंगल के किसी वर्टेक्स का, अगर हम जैसे कि ये है, ये ट्रायंगल है और इसमें ये ऑर्थो सेंटर है, अगर मैं इस ऑर्थो सेंटर का किसी भी साइड के अलोंग इमेज पॉइंट निकालूंगा, ऑर्थो सेंटर का ट्रायंगल की किसी भी साइड के अलोंग जो इमेज पॉइंट निकलता है वो सर्कम सर्कल पर लाई करता है। तो अगर मैं 1 1 का इमेज पॉइंट निकालूं एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में यहां पर, तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इमेज पॉइंट क्या निकलता है, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1, -1। इस सर्कल पे 1, -1 लाई करेगा। तो आप चेक कर लीजिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है 1, -1 से। अगर काम बन जाए अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो फिर आप एक लाइन को और पकड़ेंगे, फिर आप एक और इमेज पॉइंट निकालेंगे। इमेज पॉइंट निकालने का आपके पास तरीका है बच्चों, ये हो गया दूसरा मेथड। इसका एक मेथड और है, वो मैं नहीं बताऊंगा जब तक कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे। चलो चलते हैं बच्चों आगे, चलते हैं ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये इसको कर लेते हैं पहले, है ना। लाइन इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट P and मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। बच्चों और कौन से क्वेश्चन हैं, ये वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे आते हैं, और देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2018 का है, ये मैं लिख देता हूँ। 2018 का क्वेश्चन है, जितना मुझे याद आ रहा है 2018 JEE एडवांस का ये क्वेश्चन है, 2018 एडवांस का क्वेश्चन है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास इसमें 2 सर्कल दिए हुए हैं ना। हमारे पास बच्चों कितने सर्कल दिए हुए हैं, 2 सर्कल दिए हुए हैं, C1 और C2। तो C1 है x² + y² = 9 और C2 है x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 4² = 16। इंटरसेक्ट एट द पॉइंट्स x and y। तो पहले बच्चों इस चीज को हम बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि ये y एक्सिस हो सकती है और बच्चों ये हो सकती है आपकी x एक्सिस। ये हमने एक रफ आइडिया ले लिया कि ये x एक्सिस हो सकती है, ये y एक्सिस होगी, ठीक है।
यहां पर ये कट कर, सॉरी यहां ये ओरिजिन है। अब एक सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, सॉरी क्या बोल रहा हूं, सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है। इस टाइप से ये आपको एक सर्कल मिलेगा। अब बच्चों इसका जो सेंटर है वो कितना है, और ये इस सेंटर को मैं क्या मान लेता हूं, O1 मान लेता हूं, O1, और ये कितना हो गया 0,0, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 3, तो ये 3,0 पॉइंट हो गया, 3,0 है ना। इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 3 इसकी रेडियस है। अब एक और सर्कल है, इसका सेंटर है 3,4 पे, तो 3 मतलब ये रहा, और ये भी 3 है, और 4 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कहीं सेंटर है उसका, और उसकी जो रेडियस है वो कितनी है 16 का मतलब 4 रेडियस है, तो 4 का मतलब हो गया कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 हो गई, क्योंकि 3,4 है, तो इस पर टच करेगा और इसको कट करेगा। तो इतना हमें स्पेसिफिक नहीं होना, हमें तो सिर्फ एक सर्कल है ना ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। इस टाइप से बच्चों आपको एक सर्कल मिलेगा और जिसका सेंटर 3,4 होगा। तो सेंटर की बात चल रही है, तो मैं सेंटर को थोड़ा सा इस टाइप से मिलाने की कोशिश करता हूं, इसको आगे तक बढ़ा देता हूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसको भी पीछे तक बढ़ा देते हैं इस टाइप से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सेंटर O2 जो 3,4 है, इसकी रेडियस कितनी है 4, तो बच्चों ये रेडियस कितनी होगी इसकी 4 हो गई। अब और वो क्या कहता है बच्चों, और वो कहता है इंटरसेक्ट एट x एंड y, तो ये x और y पे करते हैं इंटरसेक्ट, तो ये वाला पॉइंट मैं x मान लेता हूं बच्चों, और ये वाला पॉइंट मैं क्या मान लेता हूं, y मान लेता हूं बच्चों। ये वाला पॉइंट क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। फिर भी एक थोड़ा सा एक रफ फिगर है, आप इसमें ज्यादा एक्यूरेसी में ना जाए, ठीक है ना, तो एक थोड़ा सा रफ फिगर ही है ये, है ना। चलिए तो बच्चों अब इसके बाद देखिए क्या बोलता है कि एक और सर्कल है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, कि h कॉमा के और रेडियस r का एक और सर्कल है जिसका सेंटर ऑफ C3 जो सर्कल होगा उसका सेंटर इज कोलिनियर विद द सेंटर्स ऑफ C1 एंड C2। इसका मतलब ये जो C1 सर्कल है और ये C2 सर्कल है, इनके सेंटर के साथ कोलिनियरिटी शो करेगा, मतलब इसी के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा। और क्या है, C1 एंड C2 बोथ लाई इनसाइड द C3। अच्छा, सर्कल C1 और C2 C3 के अंदर लाई करते हैं, तो इसका मतलब इन दोनों सर्कल को कंटेन करने वाला एक सर्कल मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैं एक रफ फिगर बनाऊंगा बच्चों की इसको ऐसे टच करते वाला, ऐसे इस टाइप से। ये बच्चों ये येलो वाला जो सर्कल है ये हो गया आपका C3 सर्कल। तो C3 के अंदर ये दोनों सर्कल आ रहे हैं बच्चों, C3 के अंदर ही आ रहे हैं दोनों सर्कल। तो अब यहां पर देखिए आप क्या बोलता है वो कि C3 टचेस C1 एट M और C2 एट, तो ये M पर टच करता है किसको, C1 को, और C3 C2 को टच करता है N पर। तो सारी बातें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने फिगर आउट कर दी हैं। और बच्चों लेट द लाइन थ्रू x एंड y इंटरसेक्ट C3 एट Z एंड W। तो x और y के थ्रू जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा ये इस टाइप से, ये तो ये Z और W पर कट करेगी, Z और W पर ये कट करेगी। भाई इतनी बातें आई थिंक सबको समझ में आ गई होंगी। ये C3 है और W है, तो जो फिगर आपके सामने है, तो क्या वो चाहता है हमसे, ठीक है, ये पैराबोला एंड लेट अ कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 एंड C2 बी अ टेंजेंट ऑफ द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 8 लैम्डा y। तो 8 लैम्डा y x स्क्वायर इक्वल टू 8 लैम्डा y कैसा पैराबोला बनेगा भाई, ऐसा पैराबोला बनेगा, है ना। तो वो कह रहा है कि C1 और C3 के कॉमन टेंजेंट, मतलब भाई यहां से पास करने वाली यही तो होगी कॉमन टेंजेंट, C1 और C3 दोनों पर जो कॉमन टेंजेंट होगी वो यही होगी। भाई ये कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट ऑफ C1 एंड C3। बच्चों बोलिए बात समझ में आ रही है, C1 और C3 की ये कॉमन टेंजेंट होगी। वो कह रहा है कि ये कॉमन टेंजेंट x स्क्वायर इक्वल टू 8 अल्फा y की भी होगी, तो ये बात हम बाद में देखेंगे अभी। और बच्चों क्या निकालना है, ये लिस्ट है, हमें 2h प्लस के की वैल्यू चाहिए, 2h प्लस के। तो 2h प्लस के की वैल्यू का मतलब है आपको h और k चाहिए। भाई 2h प्लस के का मतलब है कि आपको h और k चाहिए। अब h और k क्या है, जो ये बड़े वाला सर्कल है ना, इसका जो सेंटर आएगा, लेट सपोज O3,
उसके कोऑर्डिनेट हैं h, k। तो आपको इस बड़े वाले सर्कल के कोऑर्डिनेट चाहिए ये बच्चों। तो मैं आपके सामने इस m से लेके n तक की फिगर बनाना चाहूंगा। देखिए ये बच्चों मैं m मान लेता हूं, इसको मैं n मान लेता हूं, और mn का जो मिडिल पॉइंट है वो O3 है। मिडिल पॉइंट क्या है बच्चों? O3 है। और इधर O1 है और इधर O2 है। अब देखिए आपके पास O2 भी दिया हुआ है 3,4, और आपके पास ये ओरिजिन दिया हुआ है, और ये आपका h, k है। तो बच्चों सबसे पहले तो हम O1 O2 के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी आई? ये डिस्टेंस 3 - 0 का स्क्वायर 9, 4 - 0 का 16 का रूट 25, 25 का बच्चों 5 आ गया। O1 O2 के बीच में 5 डिस्टेंस है। और ये जो mn है ये कितना है भाई? देखो O1 से लेके m तक ये हो गया 3, क्योंकि रेडियस है ये 3 है बच्चों, ये हो गया 3। और O2 से लेके n तक ये हो गया इसकी रेडियस 4। तो 5 + 4 9, 9 + 3 12। तो mn कितना हो गया? 12 हो गया। तो बच्चों अगर mn की वैल्यू 12 हो गई तो रेडियस कितनी होगी? R3 कितनी होगी? रेडियस ऑफ C3 कितनी होगी? mn की हाफ, क्योंकि mn तो डायमीटर हो गया ना। mn तो डायमीटर हो गया किसका? बड़े वाले सर्कल का। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? 12/2 हो जाएगा। ये 12/2 6 हो गया। तो इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस आ गई वो 6 आ गई। तो बच्चों अगर ये 6 आ चुका है तो O3 से यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 6 हो गया। अगर ये 6 है और ये 4 है तो ये 2 हो जाएगा। और बच्चों ये भी कितना है? ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इससे बच्चों एक बात और पता लगी कि जो O3 है वो O1 O2 को 3:2 में कट कर रहा है। तो भाई अगर 3:2 में कट कर रहा है तो लगाइए फॉर्मूला। h की वैल्यू कितनी होगी? 3 × 3 9, और 2 × 0 0, और डिवाइड बाय 3 + 2, तो 9/5 हो गया। और k की वैल्यू कितनी होगी? 3 × 4 12, और ये 0/5 12/5। तो बच्चों h और k आपको दोनों मिल चुका है। आपको h और k की वैल्यू दोनों मिल चुकी हैं। अगर आपको h और k दोनों मिल चुका है तो आपको फाइंड आउट करना है 2h + k। तो बच्चों 2h + k की वैल्यू क्या होने वाली है? 2 × 9/5 + 12/5। तो बच्चों एलसीएम तो 5 ही आ रहा है। और 2 × 9 18, 18 + 12 कितना होता है बच्चों? 30। तो ये 6 आ गया। तो बच्चों 2h + k की वैल्यू 6 आ चुकी है। आओ चेक कर लेते हैं। 2h + k की वैल्यू बच्चों क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो बच्चों 6 यहां पे किस ऑप्शन में है? ये P ऑप्शन में। इसका मतलब फर्स्ट का P है बच्चों। फर्स्ट का क्या है? P है। चलो तो बच्चों एक तो पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया 2h + k। अब बच्चों हमें निकालना है लेंथ ऑफ ZW, लेंथ ऑफ XY। तो लेंथ ऑफ ZW, लेंथ ऑफ XY। तो बच्चों XY क्या है यहां पर? ये रहा XY। और ये बच्चों इसको मैं M मान लेता हूं। M, इसको हमने M मान लिया। जी बच्चों M हो गया। M, अगर ये M हो गया, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेसिकली जो C1 सर्कल है ना उसकी ये कॉर्ड है और इसकी भी कॉर्ड है। तो सेंटर से जब हम इसको डालते हैं परपेंडिकुलर तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो XY वही होगा जो XM होगा, मतलब XM का ट्वाइस होगा, XM का ट्वाइस XY होगा। तो बेसिकली हमें इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हम इसको निकालना चाहते हैं, हाफ को, ये निकालना चाहते हैं सिर्फ ये। और भाई इसको निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? देखो यहां से इसको मिला दीजिए इसको। तो भाई ये कितना है? यहां से लेके यहां तक कितना है? 3। और O1 से लेके M तक कितना है? ये तो हमें नहीं पता, ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? आपको ना XY, ये जो कॉमन कॉर्ड है ना, इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी बच्चों। आपको कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो भाई कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकलेगी? ये जो कॉमन कॉर्ड है किस किस से मिलकर बन रही है? सर्कल C1 और सर्कल C2। तो C1 को C2 में से माइनस कर दो, जो भी इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी वो इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड होगी। तो बच्चों करते हैं, चलो हमारी पहली इक्वेशन है x² + y² = 9। तो x² + y² = 9, ये C1 है। और C2 कितना है बच्चों? x - 3²
प्लस वाई माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स माइनस 3 स्क्वायर वाई माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 16। बच्चों इसको इसमें से माइनस कर दो, तो कैसे मिलेगा भाई माइनस करके, पहले इसको खोल लेते हैं। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 248 वाई, इसको इसमें से माइनस कर दो, तो 16 माइनस 9 कितना हो गया 7, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो कट जाएंगे, तो ये कितना बचेगा माइनस 6x माइनस 8y और 9 में से 7 2 और ये 18, दोनों तरफ -2 से डिवाइड कर दो, ये आगे बच्चों इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 9, 3x प्लस 4y माइनस 9, तो बच्चों इसकी इक्वेशन आ गई 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y प्लस है बच्चों प्लस माइनस 9 इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये इसकी इक्वेशन आ गई, इसकी इक्वेशन। अब आप खुद देखिए, अब आप यहां से सेंटर से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, मतलब O1m निकालेंगे, तो बच्चों O1m की वैल्यू कैसे निकलेगी, O1m भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हो, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो डालिए यहाँ पे 0 0, तो कितना आएगा -9 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 25 और मॉड लगेगा, तो 9/5 आ गया बच्चों, कितना आ गया 9/5। तो ये वाली जो डिस्टेंस आई है, ये वाली डिस्टेंस बच्चों वो 9/5 है, कितनी है 9/5। अब ये 9/5 आ चुकी है और ये 3 है आपके पास, तो 3 प्लस 9/5 भाई कितना होता है 5 या 15, 24/5, 24/5 भाई आपके पास की जो अच्छा ये भी m है क्या, तो इसको मैं कुछ और मान लू क्या, इसको m1 मान लो भाई, इसको m1 मान लो, क्या मान लो m1, तो भाई m से लेके m1 तक की डिस्टेंस आ गई 24/5, m से लेके m1 तक की डिस्टेंस ये आ गई 24/5। और बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये, और ये कितनी है, ये पूरी कितनी है, ये डिस्टेंस, क्या ये है हमारे पास डिस्टेंस, ये तो हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। अगर ये हमारे पास डिस्टेंस नहीं है तो फिर हम किस ब्याह पे चल दिए फाइंड आउट करने, हमारे पास और कौन सी डिस्टेंस है, हमारे पास ये वाली डिस्टेंस है बच्चों, ये वाली। अगर हम एक काम करें यहां से जोड़ दें इसको ऐसे ऐसे, ये सही है भाई, ये सही है बच्चों, ध्यान से देखो सुनो मेरी बात, ये जो रेड वाला सर्कल बना, सॉरी ये बना रहा हूं मैं ट्रायंगल, ये सर्कल्स ये सही है, इसमें आप ध्यान से देखिए, ये आपने अभी निकाला है 9/5 और ये 90 है, ये आपको रिक्वायर्ड है, और ये क्या है, ये है रेडियस, किसकी रेडियस, इसकी रेडियस, जो रेडियस है 3, ये कितना है 3। तो बच्चों इससे xm1 की वैल्यू कैसे आएगी, xm1 यहां देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो xm1 परपेंडिकुलर है, तो xm1 की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनियस कितना है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 9/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 81/25, तो ये जाएगा 9 5 45 और 22 हो गए माइनस 81 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा 4 और 144 अपॉन 25, 144 अपॉन 25 की वैल्यू आएगी 12/5, कितनी आएगी बच्चों 12/5 विल बी द वैल्यू। तो xm1 की वैल्यू आ गई 12/5, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए xy, तो xy भाई किसका ट्वाइस है बच्चों, xy किसका ट्वाइस है, xy है ट्वाइस ऑफ xm1, तो 2 इंटू 12/5, तो 24/5, 24/5 विल बी द वैल्यू। तो भाई ये आ गया आपकी 24/5, समझ गए ना बच्चों, आप अपने क्या निकाल लिया आपने, xy निकाल लिया, xy। आपको चाहिए अब zw चाहिए, zw भाई zw निकालने के लिए देखिए zw कहां पर, ये रहा z और ये रहा w, तो zw किसका मतलब किसका ट्वाइस है, zm1 का ट्वाइस है, तो इसके लिए आप क्या करें, इसको इससे मिला दें, इस बार इसको इससे मिला दें, अगर आपने इसको इससे मिलाया कुछ फायदा होगा इसका क्या मिलाने का, नहीं ये कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर आप एक काम करें, ये छोड़ें
आप क्या करें, आप ये वाला ट्रायंगल पकड़े इस बार, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। देखो बच्चों ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 4, सॉरी 6 कितनी है 6, क्योंकि O3 सेंटर किसका है C3 का, और Z कहां पर है, बाहर वाले सर्कल पर है, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया बच्चों। और ये आप निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास H, K पॉइंट है और लाइन की इक्वेशन भी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, तो उससे क्या होगा, फिर आपको ZM1 मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो बच्चों हमें निकालना है, हमें O3M1 निकालना है, O3M1। तो उसके लिए बच्चों कुछ ऐसा है कि लाइन है आपके पास 3x + 4y - 9 = 0, और यहां पर O3 है और ये M1 है। तो बच्चों ये H, K है जो कि आपको मिल चुका है, H, K। भाई कितना आया था आपका H, K? 9/5, 12/5, 9/5 और 12/5, ये पॉइंट है। तो बच्चों ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना आएगा, O3M1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 3 9/5 + 4 12/5 - 9 अपॉन √3² + 4²। तो O3M1 विल बी, ये कितना हो गया 27, और ये 45, ये कितना आएगा 5 5 5 25, 48 - 43 हो गया 30/25, 5 6 और 5 5, 6/5 आ गया बच्चों, कितना आ गया 6/5। तो अगर ये 6/5 आ चुका है बच्चों, ये आ चुका है 6/5, और ये आपके पास 6 है, तो आपको निकालना है ZM1 निकालना है, ZM1। तो ZM1 कैसे निकलेगा भाई, ZM1, भाई ZM1 बेसिकली देखा जाए तो ये है, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 6, तो √6 का स्क्वायर, और माइनस जो आपने ये निकाला है 6/5 का स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे 6² बाहर आ गया, 6 बन गया, तो कितना बनेगा 1 - 1/25, 24/25, तो ये आ गया 6/5, ये होगा 4 × 6, तो 2 √6, तो 12 √6/5। ये आ गया बच्चों ZM1 आ गया। आपको निकालना है ZW, तो ZW इसका क्या होगा, ट्वाइस होगा, तो कितना हो जाएगा 24 √6/5। तो दोस्तों ZW की वैल्यू आ गई 24 √6/5, और ZXM1 और इसकी वैल्यू कितनी है 12/5, और हमने निकाला है वो उसका ट्वाइस, तो ट्वाइस कितना है, ट्वाइस कितना आया था, ट्वाइस यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ बच्चों हमने XY निकाल लिया ना, XY किधर है, XY, भाई XM1 तो ये रहा, ये तो XM1 है 12/5, इसका ट्वाइस निकालना है ना, XY कितना हो जाएगा 24/5 हो जाएगा, 24/5, तो XY कितना है 24/5। तो बच्चों आपको क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है। आप देखो, आपको लेंथ ऑफ ZW और लेंथ ऑफ XY निकालना है, तो लेंथ ऑफ ZW और लेंथ ऑफ XY, तो भाई लेंथ ZW और लेंथ XY, तो ZW की लेंथ कितनी है 24 √6/5, और ये कितना है 24/5, तो ये कट गया, तो √6 आ गया। तो वो जो सेकंड आंसर आपका आया √6, तो √6 विल बी द आंसर। ढूंढिए कहां है √6, भाई √6 बिल्कुल सेकंड नंबर पे बैठा है, सेकंड नंबर पे बैठा है √6। बोलो बच्चों, आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो बच्चों लेंथ, तो इनका जो रेशियो आया वो कितना आया √6 आया। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल MZN। तो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल MZN चाहिए, MZN कहां पर है MZN, MZN भाई ये रहा MZN, ये रहा M, और ये वाला, ये और ये है बच्चों, ये ट्रायंगल है, ये जो मैंने ब्लू में किया ना, ब्लू में, ये ब्लू वाला ट्रायंगल है, ब्लू वाला। तो बच्चों आपको इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो भाई इसको रफ कर दूं,
अगर आप इसको रफ कर दो ना, अगर बच्चों आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो ये बताइए कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो भाई हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो। देखो सुनो मेरी बात भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम जेड एन इक्वल टू क्या होगा? इसको तो ले लेते हैं हम, परपेंडिकुलर ले लेते हैं बेस, तो हाफ एम एन इंटू परपेंडिकुलर क्या है इसके ऊपर? भाई इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कौन है? बताओ कौन है? यही तो है कॉर्ड। भाई डायामीटर किसी ये जो भाई ये परपेंडिकुलर ही तो है। ये देखो ये, हाँ ये क्या है? सेंटर, सेंटर से ये डालेंगे तो क्या होगा? परपेंडिकुलर ही होगा। और आपने इसी को एक्सटेंड किया हुआ है तो परपेंडिकुलर है। तो भाई कितना हो गया? जेड M1 हो गया, जेड एम वन। तो हाफ, और M1 आपने 12 निकाला था क्योंकि जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है? 6 है, डायमीटर कितना होगा? 12। और जेड M1 आपने कितना निकाला है? जेड एम वन भाई जेड M1 आपने निकाला था जेड एम वन कहां निकाला था भाई आपने? जेड ये रहा, जेड एम वन 12√6/5, 12√6/5। तो भाई ये तो कट जाएगा 6 टाइम, तो 72√6/5, 72√6/5। तो मेरे अकॉर्डिंग 72√6/5 होना चाहिए। अच्छा रेशियो निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड एम डब्ल्यू भी निकाल लो, जेड एम डब्ल्यू, फिर रेशियो निकाल देंगे जेड एम डब्ल्यू। तो बच्चों जेड एम डब्ल्यू कहां मिलेगा? जेड एम डब्ल्यू ये रहा भाई, ये इसको करो। जेड एम डब्ल्यू निकालने के लिए ये और ये और ये डब्ल्यू। तो बच्चों ये वाला जो रेड वाला मैंने ये बहुत ही ज्यादा डार्क कर दिया। तो बच्चों जेड एम डब्ल्यू का आपको एरिया निकालना है, रेड वाले का। यार इसका एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल जेड एम डब्ल्यू का एरिया निकालने के लिए करना क्या होगा भाई? जेड डब्ल्यू को क्या मान लो? बेस मान लो, और इनटू हाइट किसे मान लो? ये परपेंडिकुलर है पता है हमें, तो एम से लेके M1, तो हाफ। और जेड डब्ल्यू कितना है बच्चों? जेड डब्ल्यू आपने निकाल चुके हो। आप जेड डब्ल्यू कितना था भाई? जेड डब्ल्यू आपने निकाला है अभी, जेड डब्ल्यू 24√6/5, 24√6/5। और M1 की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने? M1 की वैल्यू भाई ये तो 3 हो गई, और 3 + 9/5 ये रहा M1 की वैल्यू, ये रही 24/5। तो ये हो गया 24/5। तो ये हो जाएगा, ये 12 हो गया, 12, और ये हो गया 25, और इंटू कितना हो गया? 24√6। तो बच्चों ये कट रहा है क्या? चेक करते हैं भाई। ये आ गया एरिया, है ना। हमें इनका रेशियो चाहिए। अगर हमें इनका रेशियो चाहिए तो आप इनको डिवाइड कर दीजिए। तो ये बताइए क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल MZN डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ZMW। तो MZN ये रहा 72√6/5 डिवाइड बाय ये हो गया 12/25, 24√6। तो भाई आप √6 से √6 काट दीजिए, है ना। और 24 काटेगा किसको? 72 को 3 टाइम, कितनी बार काटेगा? 3 बार काटेगा। और अब क्या क्या बच रहा है? अब बच रहा है 3/5, इसको ऊपर ले जाओ 25/12। तो ये 5 से 5 कटेगा, 3 4, तो 5/4 आना चाहिए भाई। कितना आना चाहिए? 5/4 आना चाहिए। तो 5/4 कहीं दिया हुआ है? हाँ जी बिल्कुल दिया हुआ है 5/4 ये रहा। तो भाई ये रहा 5/4, ये रहा बच्चों 5/4। तो समझ में आ रही है बातें? तो भाई थर्ड वाला भी आपने निकाल लिया, समझ गए ना। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है बच्चों। सिर्फ अल्फा बचा हुआ है। देखो अल्फा कैसे निकालोगे भाई? अल्फा निकालने के लिए आपको ये फिगर देखनी पड़ेगी। वो क्या कहता है? अब हम लास्ट स्टेप पे आते हैं।
वो कहता है कि जो C1 है, ये जो अंदर वाला सर्कल है C1 और ये जो बाहर वाला सर्कल है C3, इनकी जो कॉमन टेंजेंट है, ये वाला जो कॉमन टेंजेंट है, ये x² इक्वल टू 8 अल्फा y की भी कॉमन टेंजेंट है। अगर ऐसा है तो पहले ना इसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये होगी क्या। बेसिकली निकल कैसे रही है, देखो ये C1 और C3 की कॉमन टेंजेंट है, और कॉमन टेंजेंट हम कैसे निकालेंगे, देखो भाई समझो बात को। निकालने के तो कई तरीके हैं, लेकिन आसान तरीका क्या है, देखो निकालने का तरीका तो ये भी है कि यार सर्कल है, मैं सर्कल की टेंजेंट की इक्वेशन लिख दूं, और है ना किसी भी एक की लिख दूं, और दूसरे वाले के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल के उसको रेडियस के इक्वल लिख दूं, ऐसे कर दूं। लेकिन यहां पर एक तरीका और है कि अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी मैं इक्वेशन निकाल चुका हूं भाई। इस वाली लाइन की इक्वेशन मैंने कितनी निकाली थी, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, और क्या आया था 3x प्लस -9, 3x प्लस 4y -9 इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर इसकी इक्वेशन ये है और ये वाली जो टेंजेंट है ये इसके पैरेलल है, तो भाई पैरेलल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x प्लस 4y तो सेम ही रहेगा, पैरेलल लाइन है, सिर्फ यहां पे क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, प्लस k इक्वल टू 0। भाई दो पैरेलल लाइन की इक्वेशन में सिर्फ कांस्टेंट ही तो डिफर करता है। तो बच्चों इसकी जो इक्वेशन आ गई वो ये आ गई। आप देखिए सेंटर क्या है, 0,0, तो 0,0 से अगर आप इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के इक्वल होना चाहिए। तो भाई अगर मैं ऐसा कर दूं, इसको हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है अब। तो बच्चों अगर मैं ऐसा कर दूं अब कि आप यहां से O1 कितना होगा, O1m जो होगा वो 3 होगा, तो डालिए परपेंडिकुलर, तो कितना आ रहा है, मॉड k अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर √25, 5 इक्वल टू 3। तो √k की वैल्यू आ गई 15, और k की वैल्यू कितनी आ गई, +-15। तो बच्चों या तो अब इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0, और या फिर इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 4y -15 इक्वल टू 0। लेकिन अब इसमें तो मैं कौन सी इक्वेशन लूं, अब आप खुद सोचिए, क्योंकि ये 0,0 है ना, तो ये इसके नीचे है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। कहां पे आएगी, थर्ड में। और थर्ड क्वाड्रेंट में जहां पर ये x कोऑर्डिनेट को कट कर रही है और y को कट कर रही है, तो वो नेगेटिव होने चाहिए। तो अगर मैं पहले वाली इक्वेशन में x को रखता हूं 0, देखो y नेगेटिव आ रहा है, इसमें रखता हूं x को 0, y पॉजिटिव आ रहा है, समझ गया ना। तो x को रखो 0 तो y कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो y नेगेटिव ही आना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। तो बच्चों ये पहले वाली इक्वेशन को हम करेंगे कंसीडर, इसको हम करेंगे कंसीडर। अब बच्चों इक्वेशन तो आ चुकी है, वो कहता है कि ये x² इक्वल टू 8 अल्फा y इसकी भी टेंजेंट है, वो कहता है कि ये इसकी भी टेंजेंट है। अगर ये इसकी भी टेंजेंट है तो इसको टच कर रही होगी भाई, ये तो ऐसा होगा ना अपवर्ड, तो इसको भी टच कर रही होगी। और अगर टच कर रही होगी तो आप एक काम करो, y की वैल्यू को यहां प्लेस कर दो, x में क्वाड्रेटिक बना दो। तो अगर वो टच कर रहे हैं तो x की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल होने चाहिए। तो 3x प्लस 4 x² अपॉन 8 लैम्डा प्लस 15 इक्वल टू 0, तो ये आ गया 4x², 8 5 40, 120 अल्फा इक्वल टू 0। डिवाइड बाय दोनों तरफ 4 कर दो, कितना आ गया, x²। यहां पे भी हम इसको काट सकते थे वैसे तो, 4 6 24 और इक्वल टू 0। भाई ये आ गया। अब यहां पर डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। भाई डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो 6 लैम्डा का जो स्क्वायर होगा, b² माइनस 4ac, दैट शुड बी 0। तो ये कितना हो गया, 36 अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू 0। अल्फा 0 तो होगा नहीं, ठीक है ना, तो अल्फा उसने 0 तो मना किया होगा आई थिंक। 36 अल्फा माइनस 120 इक्वल टू 0, तो मेरे हिसाब से अल्फा की वैल्यू 120 अपॉन 36 आ गई। 6 6 36, 6 2 12, और 10/3 शुड बी द आंसर। तो मेरे हिसाब से बच्चों 10/3 इसका आंसर होना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर होना चाहिए 10/3। तो ये बच्चों इसका 10/3, ये इसका 10/3 इसका आंसर है। तो बच्चों आप ये बताइए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मैंने आराम आराम से आपको बताया, जिससे कि आप इस क्वेश्चन की ना डेप्थ को समझ सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में होते हैं, तो इनको समझना बहुत जरूरी है कि ये बेसिकली इसमें बोल क्या रहा है। तो आई थिंक आपको सारे पार्ट मैंने अच्छे से क्लियर कर दिए।
ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आया 2019 में आया क्वेश्चन। क्या कहता है भाई, अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस 1 इंटरसेक्ट द सर्कल। ओके, तो भाई ये एक सर्कल बना लो इस तरीके से, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो है 3, -2। ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस कितनी है 25 रेडियस इसकी। एट द पॉइंट्स P एंड Q अ लाइन, तो भैया एक लाइन है इस तरीके से y इक्वल टू mx प्लस 1, ये इसको P और Q पर इंटरसेक्ट करती है ये लाइन। अगर भैया ऐसा है तो हमें इस बात का तो पता होना चाहिए, इन केस ऑफ कॉर्ड, अगर सेंटर से हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, ये बात तो हमें पता होनी चाहिए। बच्चों ये रेडियस हो गई कितनी 5। अब ठीक है, अब मैं इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर की बात करूं तो दोस्तों 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 समझ गए जी। हाँ, अगर वो कहता है कि पी क्यू का जो मिड पॉइंट है एम, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -3/5, तो बच्चों इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -3/5। अगर x की वैल्यू -3/5 है तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो y इक्वल टू -3m/5 + 1, तो ये इसका y कोऑर्डिनेट बन जाएगा। भाई इसका y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। तो m के कोऑर्डिनेट आ गए -3/5 और -3m/5 + 1। अब बच्चों एक बात बताइए, इसका जो स्लोप होगा उसको मैं m1 मान लेता हूं, और इसका जो cm का जो स्लोप होगा उसको मैं m2 मान लेता हूं, इस cm का जो स्लोप है m2 मान लेता हूं, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा। तो m1 का स्लोप मतलब इस लाइन का स्लोप कितना है m, तो ये तो m हो गया। इसका स्लोप कितना है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो y2 मतलब ये -3m/5 + 1, और इसमें माइनस कर दो, ये माइनस माइनस प्लस अपॉन x2 - x1, तो -3/5 -3 इक्वल टू कितना आ रहा है -1। तो यहां से आपको क्या मिला, m 2 + 1 3, 5 3 15 -3m, 5 से 5 कट गया, डिवाइड बाय ये कितना हो गया 15 और -3 -18 इक्वल टू कितना हो गया -1। तो माइनस से मल्टीप्लाई करे कट गया -3 भी यहां से कॉमन ले लिया, जब 3 कॉमन लिया तो m, जब 3 कॉमन लिया कट गया, 6 बचा और माइनस से माइनस कट चुका है, तो 3 5 और m और 6 चला गया इधर, तो ये हो गया -m² + 5m इक्वल टू 6। तो m² को इधर ले जाओ और सबको इधर ले जाओ, +6 इक्वल टू 0। तो भैया इसको सॉल्व कर लीजिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, m² - 3m - 2m + 6 इक्वल टू 0। तो यहां से m -3 - 2 m -3 इक्वल टू 0, तो m -3 और m -2 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आ गई 2 और 3। अब आपको ये बताना है कि m किस इंटरवल में आएगा, तो m की वैल्यू 2 और 3 है, तो भाई 2 और 3 ए ऑप्शन में आता है, बीच में आता है, 2 और 3 इसमें नहीं आता, 2 और 3 इसमें नहीं आता, 2 और 3 इसमें नहीं आता, तो बच्चों ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे अभी हम, ये वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट अ यूनिट ऑफ 3। भाई इसमें ना एक सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बनाता है, तो यार एक्स एक्सिस को तो वो चारों कोऑर्डिनेट में टच कर सकता है, तो 4 केस पॉसिबल है, और यहां से ओरिजिन से लेके यहां तक 3 यूनिट है, तो इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो 3, 0 हो गए, और यहां पर बच्चों उसको इंटरसेप्ट बनाना था, मैंने बनाया ही नहीं इंटरसेप्ट, पता नहीं क्या हो जाता मुझे कभी कभी इस टाइप से। तो भाई ये ओरिजिन हो गया, यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये 3 यूनिट हो गई, तो इसका मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो 3, 0 होगा, तो सर्कल के ऊपर 3, 0 लाई करता है,
और ये इंटरसेप्ट हो गया ए से लेके बी तक, और ए बी आपको दिया हुआ है 2√7। अब बच्चों दो बातें हैं यहाँ पर, अगर मैं किसी जनरल इक्वेशन को कंसीडर करूं x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। ये इक्वेशन अगर 3,0 से पास होती है तो भाई डाल दो इसमें 3,0, 3 का स्क्वायर 9, ये 0 हो गया, 3 to 6 और ये 0 हो गया, प्लस c इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पर एक इक्वेशन बन के आ गई है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। और बच्चों क्या है कि ये एक्स एक्सिस को टच करता है, अगर वो एक्स एक्सिस को टच करता है तो एक्स इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। भाई एक्स इंटरसेप्ट कितना होता है दोस्तों, एक्स इंटरसेप्ट होता है ट्वाइस ऑफ g² माइनस सी। यहां पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो g², तो भैया c की वैल्यू g² के इक्वल हो जाएगी। c² क्या हो जाएगा, c² g² के इक्वल आ जाएगा, c इक्वल टू g²। यहां पर रख दीजिए, अगर आप यहां पर रख देंगे इस चीज को, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 निकाली है, तो ये हो जाएगा c की वैल्यू g² है और प्लस 6g और प्लस 9 इक्वल टू 0, तो g² प्लस 3g प्लस 3g प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहां से g कॉमन ले लीजिए आप, तो g प्लस 3 बचा, यहां से भी 3 कॉमन ले लीजिए, g प्लस 3 बचा इक्वल टू 0। तो कुल मिला के ये g प्लस 3 दो बार आ गया, g प्लस 3, तो g की वैल्यू बच्चों -3 आ गई। तो ओवरऑल बच्चों आपको g की वैल्यू कितनी मिल गई, -3 मिल गई। c और f भी चाहिए, तो g इक्वल टू -3 मिल चुका है। अगर g -3 मिल चुका है तो c इक्वल टू ये 9 हो गया, c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9 हो गई। अब आपको f की वैल्यू और चाहिए। देखो f की वैल्यू कैसे मिलेगी, आपको y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, 2√7। तो भाई y इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चों, y इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, y इंटरसेप्ट जो होता है दोस्तों वो होता है ट्वाइस ऑफ g² माइनस सी। सॉरी, यस सॉरी, कोई जरूरत नहीं है भाई, सॉरी वापस लेता हूं मैं, -c और कितना दिया हुआ है, 2√7 दिया हुआ है, 2 से 2 कट गया तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कितना आ गया, 7। तो दोस्तों आपको c9 दिया हुआ है, c9 और g -3, g -3 तो -3 का स्क्वायर 9। अच्छा हमें निकालना क्या था, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे f आएगा, तो यहाँ पे आएगा f² -c, यस, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये आ गया, तो f² की वैल्यू कितनी हो गई, c प्लस 7, c की वैल्यू कितनी आई है, 9, तो 9 प्लस 7 कितना होता है, 16, तो f की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, +-4 आ गई। अब बच्चों आपके पास 4 सर्कल ऐसे बन सकते हैं भाई, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो x² प्लस y², ठीक है बच्चों। g की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, -3 आ चुकी है, तो -3 तो -6x, और ये कितना आ चुका है, +-4, तो +-8y, और c की वैल्यू 9 आ चुकी है इक्वल टू 0। तो बच्चों आंसर चूज कर लीजिए, या तो x² प्लस y² -6x प्लस 8y माइनस +9 इक्वल टू 0 आंसर होगा, और या फिर x² प्लस y² -6x -8y प्लस 9 इक्वल टू 0 आंसर होगा। इन दोनों में से कोई एक आंसर बच्चों मैच कर जाएगा। x² प्लस y² -6x प्लस 8y माइनस प्लस 9, ठीक है बच्चों, ये वाला आंसर, ये आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों आप इस पर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच किया जाए। ये क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर्कल एस पासिस थ्रू 0,1, तो एक सर्कल 0,1 से पास करता है, तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। और ये किससे पास करा रहे हो, 0,1 से, करा दो पास, 0 प्लस 1 और ये भी 0 प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चों 0 हो गया, और y 1 हो गया, x 0 हो गया, 2f y 2f प्लस c
तो 2f प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। और क्या कहता है वो कहता है कि वो जो सर्कल है जो 0 1 से पास होता है वो ऑर्थोगनल है। ऑर्थोगनल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर है। किसके? इस सर्कल के इस सर्कल के। तो सर्कल 1 ये रहा, इसको लिखो, खोल के लिखो, एक्स स्क्वायर और ये हो गया प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2x और प्लस 1, तो इधर आएगा तो -15 इक्वल टू 0। और C2 क्या है? C2 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों दो सर्कल अगर ऑर्थोगनल होते हैं तो ऑर्थोगनल की एक कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगनलिटी। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगनलिटी। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगनलिटी क्या होती है बच्चों? ट्वाइस ऑफ G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है। अगर दो सर्कल ऑर्थोगनल हैं, अगर दो सर्कल ऑर्थोगनल हैं तो ये इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो बच्चों जो हमारा ये जनरल सर्कल है ये दोनों के साथ अलग अलग ऑर्थोगनल है, तो 1 बाई 1 कंडीशन लगा लेते हैं। तो पहले वाले में G1 तो इसका G हो जाएगा और G2 जो है पहले वाले का हो जाएगा। तो भाई इसमें अगर मैं चेक करूं, इसमें G की वैल्यू कितनी आएगी आओ चेक करते हैं। भाई G1 तो इसका ले लो G इनटू तो -2G, तो -1 हो गया है ना, -1। तो बच्चों अगर ये -1 हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा -G और प्लस F1 इसमें है ही नहीं तो वो 0 हो गया इक्वल टू C1 उसका ले लो C और प्लस ये -15 तो ये आ गया -2G इक्वल टू C-15। चलो भाई एक कंडीशन। अब यही वाला केस आप उसके और इसके साथ लगा दो। इसमें G और F दोनों 0 हैं तो ट्वाइस ये वाला पार्ट भी 0 और ये वाला पार्ट भी 0, लेकिन C1 उसमें C है और उसमें कितना -1। तो दोस्तों ये तो 0 हो गया तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अगर C1 आ गया 1 और 1 माइनस 15 -14 तो G की वैल्यू 7 आ गई। भाई G की वैल्यू कितनी आ गई? 7। C मिल गया, G मिल गया, F निकालना है, F यहां से मिलेगा। C की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। अगर C 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 हो गया -2 तो F की वैल्यू -1 आ गई। भाई F की वैल्यू कितनी हो गई? -1। अब बच्चों आप सबको पता होना चाहिए कि एक ऐसा सर्कल जो इसकी जनरल इक्वेशन ये है तो उसका सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है -G -F और G की वैल्यू कितनी आई? 7, तो -7 और -F दैट इज 1। तो -7, 1 विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये तो कट गया, ये नहीं है, तो भाई सी ऑप्शन सही हो गया। और रेडियस क्या होती है? रेडियस होती है G² प्लस F² माइनस C, तो 49 प्लस 1 और C की वैल्यू -1 कट गया तो कितना आ गया? 7। तो भाई रेडियस ऑफ ये गलत हो गया, रेडियस ऑफ 7 से हो गया। तो बच्चों ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, बी और सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर कर दें। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम फिर नए नए क्वेश्चंस लेके आएंगे, नई नई सीरीज लेके आएंगे। कमेंट बहुत जरूरी है टीचर को मोटिवेट करने के लिए। चलो बच्चों आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 9th बूस्टर बैच है बच्चों। 9th के हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे हैं। हाफ ईयरली एग्जाम के बाद हम लोग 9th का एक बूस्टर बैच लॉन्च करेंगे। इतना सिलेबस आप पढ़ चुके हैं, उसके आगे का पोर्शन आपका जो सिलेबस है वो कराया जाएगा। हाइब्रिड सिस्टम है, आपको ऑनलाइन जो है जितनी भी सारी रिकॉर्डिंग्स है हमारी वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, 1-to-1 डाउट सेशन ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। अगर आपका 9th क्लास थोड़ा खराब हो गया है, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप इस बैच का फायदा उठाइए। इस नंबर पे कॉल करिए या फिर सेंटर पे विजिट करिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये बच्चों नीट और जेईई ड्रॉपर बैच भी हमारा 1 ईयर का लॉन्च हो रहा है, ठीक है ना। आप इसका पार्ट बन सकते हैं और इस नंबर पे आप कॉल करें और जेईई और नीट का पार्ट बने और अपनी रैंक सिक्योर करें, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो सकता है ये क्वेश्चन, सर्कल ऑफ रेडियस 1, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, लेट C1 बी द सर्कल ऑफ रेडियस 1 विद सेंटर एट द ओरिजिन। तो भाई इसका एक फिगर बनाना बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैं ऐसे कर लेता हूं,
और यहां पर एक छोटा सा फिगर बनेगा ये इस टाइप से। तो वो कह रहा है कि C1 बी द सेंटर, तो भाई इसका जो सेंटर है वो C1 है और इसकी रेडियस कितनी है 1, तो ये 1,0 है, 1,0 द सेंटर एट द ओरिजिन, ओरिजिन सेंटर हो गया। द सर्कल ऑफ रेडियस अच्छा अब C2 बी द सर्कल ऑफ रेडियस R विद सेंटर एट द पॉइंट 4,1, तो 4,1 1 इसके सामने होगा, यहाँ पे सेंटर होगा और रेडियस कितनी है इसकी 1 से 3 के बीच में है, तो इसका मतलब ये तो पार्ट 1 हो गया और वो 1 से ज्यादा है, तो इसका मतलब कट मारेगा इसको एक्स एक्सिस को, और 1 से 3 के बीच में है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई सर्कल होगा इस टाइप से जो कट मार के ऐसे बढ़ रहा होगा, तो ये सर्कल होगा, है ना C2, ये C2 होगा। और लेट सेंटर एट द पॉइंट ए, बच्चों ए है ये पॉइंट, है ना, तो इसको हम मान सकते हैं ए पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए 4,1। ठीक है दोस्तों, अब वो क्या कहता है, हाँ तो बच्चों ये O है और ये सर्कल C1 है और ये सर्कल C2, टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स PQ एंड ST। भाई कॉमन टेंजेंट क्या है बच्चों, जो दोनों को टच करें, जो दोनों को टच करें, भाई दोनों को टच करने वाली ये है बच्चों एक कॉमन टेंजेंट, एक तो ये है, और एक कॉमन टेंजेंट हम ऐसे बना देते हैं इस टाइप से, समझ गए ना, ये कॉमन टेंजेंट हमने एक ऐसे बना दी। तो बच्चों वो कह रहा है कि C1 को कहां पे टच करता है, C1 को वो टच कर रहा है P और यहाँ पर Q और यहाँ पर ये हो गया S और ये हो गया T। ठीक है बच्चों, और द टेंजेंट PQ टचेस C1 एट P, ठीक है हो गया, द टेंजेंट ST टचेस C1 एट S और ये T, ठीक है। मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, तो PQ का मिड पॉइंट ये है, मिड पॉइंट PQ एंड ST और इसका भी मिड पॉइंट, तो भैया इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो ये M और ये N ये दोनों के मिड पॉइंट हो गए, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फॉर्म अ लाइन विच मीट्स द एक्स एक्सिस, तो भैया ये एक्स एक्सिस पे मीट कर रहा है एट पॉइंट B, तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों वो B पॉइंट है। इफ AB इज √5, तो AB की लेंथ आपको दी है, AB की आपको लेंथ दी है कितनी √5, देन आर्क स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बच्चों सारा क्वेश्चन मैंने डिजाइन कर दिया है। अब आप खुद सोचिए, आपने एक रेडिकल एक्सिस के बारे में पढ़ा होगा, रेडिकल एक्सिस। देखो रेडिकल एक्सिस क्या होती है बच्चों, अगर मान लें यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पर भी एक सर्कल है, इन दोनों सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पर, दोनों सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंटों का कलेक्शन आप बना सकते हैं, मतलब एक वो लाइन जो जिससे दोनों सर्कल इक्वल डिस्टेंस पर हो, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, समझ गए ना, ये डिस्टेंस सॉरी ये टच करके जाएगा ये, तो बच्चों ये क्या बनेगी, रेडिकल एक्सिस बनेगी। तो रेडिकल एक्सिस का मतलब होता है उस पॉइंट का लोकस जहां से दोनों सर्कल पर जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। तो रेडिकल एक्सिस बच्चों के मान लिया C1 पहला सर्कल है और C2 है दो सर्कल, इन दोनों सर्कल की जो रेडिकल एक्सिस होगी उसकी इक्वेशन होती है C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। अगर आपके पास दो सर्कल है उसमें x स्क्वायर और y स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो बच्चों अगर मैं इन दोनों सर्कल की इक्वेशन को माइनस कर देता हूं तो मुझे एक इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी दैट इज कॉल्ड रेडिकल एक्सिस। तो बच्चों यहां पर m जो है P और Q का मिडिल पॉइंट है, तो बेसिकली m की डिस्टेंस दोनों सर्कल से इक्वल है, यहां पर भी वही हो रहा है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ना ये रेडिकल एक्सिस का काम करेगी, ये रेडिकल एक्सिस का काम करेगी, जो कि C1 माइनस C2 करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, C1 माइनस C2 करके इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों C1 माइनस C2 कैसे करेंगे, पहले तो आपको C1 बनाना पड़ेगा, तो C1 कैसे बनेगा भाई, सेंटर क्या है ओरिजिन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और पहले वाले की रेडियस कितनी है 1, तो ये, और C2 कितना है, C2 है x माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 1 का स्क्वायर, और इसकी रेडियस कितनी है बच्चों r स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 2y, तो ये हो जाएगा प्लस 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 होता है 16 प्लस 1 17 माइनस r स्क्वायर, ये आगे बच्चों इक्वेशन। इन दोनों को माइनस कर दो, जब माइनस करोगे C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 करोगे तो बच्चों आपको यहां से मिलेगी रेडिकल एक्सिस,
तो भाई इसको इससे माइनस करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, और ये बन जाएगा 8x प्लस 2y, और इसको हम इधर ला चुके हैं। अच्छा, तो इसको भी इधर ले आओ, -1 इक्वल टू 0। तो -1 और ये भी माइनस, तो -18 और प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा 18 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बन जाएगी रेडिकल एक्सिस। तो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन वो ये बन चुकी है। अब ये कहां पे कट मार रही है? कट मार रही है एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है बच्चों? 0 होता है। तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट होता है 0। तो यहां से बच्चों एक्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको? एक्स की वैल्यू मिल गई 18 माइनस आर स्क्वायर, भाई वाई तो 0 हो गया, अपॉन 8। तो बच्चों ये जो b है, b इसके कोऑर्डिनेट मुझे मिल चुके हैं। इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 कॉमा 0। अब आप महसूस करिए कि जो b कोऑर्डिनेट है, b इसकी आ चुका है 18 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 8 कॉमा 0। ये बच्चों b कोऑर्डिनेट मिल चुका है, b कोऑर्डिनेट। और a कोऑर्डिनेट आपके पास पहले से ही है। तो बच्चों आपके पास a कोऑर्डिनेट पहले से ही है। तो ये वाली जो डिस्टेंस जो आपको दी है वो √5 दी है। तो कितनी दी है? √5। ये √5 डिस्टेंस दी है, √5 डिस्टेंस। आपको r की वैल्यू चाहिए। अब आप सोचिए कि यहां पर हम ट्रायंगल किस तरीके से बना सकते हैं। भाई अगर ये √5 दिया है, और समझ गए ना बच्चों, ये √5 दिया है, और a से लेके b तक की भी डिस्टेंस आपको दी है, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमें एक ट्रायंगल क्रिएट करना है। एक ट्रायंगल ये क्रिएट कर लो, ट्रायंगल ऐसे कर सकते हैं क्रिएट, है ना। ये ट्रायंगल हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी? 4,1 है। तो ये ओरिजिन ये 1 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ए बी है मेरे पास और ये भी है मेरे पास, ठीक है ना। ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस मेरे पास आ चुकी है ना। और ये √5 है, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हमें चाहिए आर स्क्वायर की वैल्यू। तो ए बी आपको, अच्छा हाँ, ठीक है भाई। देखो आपको क्या दिया हुआ है आप, तो बच्चों यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 4,1, और ये कितना है? 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8,0 और √5। तो बच्चों यहाँ पर आप ए बी को √5 के इक्वल लिख दो, और ए बी क्या होगा बच्चों? इसको माइनस कर दो, 18 माइनस आर स्क्वायर बाई 8 माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ना, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये 5 हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8 4 32। तो 18 माइनस 32 कितना होता है? 14 होता है। तो कितना हो गया? -14 माइनस आर अपॉन 8 का स्क्वायर प्लस 1। तो 1 इधर जाएगा, 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 4। तो दोस्तों अब आप क्या करो, ये जो माइनस है ना, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, स्क्वायर है। तो आप इसको आर स्क्वायर प्लस 14 बाई 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो बच्चों यहां से आप ले लीजिए आर स्क्वायर प्लस 14 बाई 8 इक्वल टू प्लस माइनस 2 ले लो। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। जब प्लस लोगे तो 8 2 16, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 2। या तो उसका 2 आंसर होगा। एक बार नेगेटिव ले लो, तो नेगेटिव लोगे तो कितना हो गया? -16, और ये कितना हो गया? -30। तो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप से, इस टाइप से और इस टाइप से। यहां से बच्चों आप परपेंडिकुलर डालिए। ये पूरा एंगल 2π/n है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? π/n हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? π/n। ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, ये सी है, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो। अब देखिए यहां पर बच्चों ये तो हो गया कैपिटल आर और ये हो गया स्मॉल आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये r प्लस आर हो गया। तो यहां से बच्चों अगर आप साइन π/n निकालोगे तो वो आएगा r अपॉन r प्लस आर। और पहले ऑप्शन में n को क्या लिया गया है? 4 लिया गया है। तो n को अगर आप 4 लेते हैं, पुट n इक्वल टू 4, तो साइन π/4 इक्वल टू r अपॉन r प्लस आर। तो ये हो गया 1 अपॉन √2। तो r अपॉन r प्लस आर। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, r प्लस आर और r √2। तो r की वैल्यू आ गई, इसको इधर ले आओ, √2 - 1 r।
तो वो क्या कहना चाहता है, वो कहता है कि आर इससे बड़ा होना चाहिए। आर इससे बड़ा कहाँ है, आर तो इसके इक्वल है। तो भाई ऑप्शन ए बच्चों क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ऑप्शन ए क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, वो तो इक्वल आ रहा है इसके। चलिए ऑप्शन बी की तरफ चलते। सेकंड में बच्चों क्या बोलता है वो कि पुट n इक्वल टू 5। तो साइन पाई बाई 5 की वैल्यू वो निकालना चाहता है, आर अपॉन आर प्लस आर। अब हमें इसकी वैल्यू डायरेक्टली नहीं पता, तो हम साइन पाई बाई 5 की वैल्यू को साइन पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 6 के बीच में रखेंगे, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आर अपॉन आर प्लस आर के, लेस देन 1 अपॉन रूट 2। भाई समझ में आ रही है बातें। अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, अभी हमने कंपेयर किया था, तो उससे ये निकल के आया था कि यहाँ पे अगर मैं इनको कंपेयर करूंगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये तो आर रूट 2 हो गया और ये आर प्लस आर हो गया। तो यहां से बच्चों रूट 2 माइनस 1 आर इज ग्रेटर देन आर, तो आर की वैल्यू आर रूट 2 माइनस 1 से बड़ी आ रही है। और ये क्या कह रहा है कि आर इज लेस देन आर, आर इज लेस देन आर, मतलब कौन से वाला आर लेस देन आर है, स्मॉल आर, मतलब कैपिटल आर को वो बड़ा बोल रहा है। भाई कैपिटल आर को वो बड़ा बोल रहा है, कैपिटल आर एक बड़ा होगा। तो यार रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41, और माइनस 1 करोगे कितना आएगा, 0.41 इंटू आर। तो ये तो इससे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो भाई अगर ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या आर बड़ा है आर से। और अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या बोलेगा, ये आर प्लस आर, ये 2r हो गया। तो आर कितना हो गया, आर तो यहां से आ रहा है आर लेस देन आर। तो वो कह रहा है कि आर जो है लेस देन आर है, और रूट 2 माइनस 1 आर। तो ये हमें कंक्लूजन मिल रहा है, ये आर को छोटा बता रहा है वो, इसमें आर को बड़ा बता रहा है। तो भाई ये तो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। बात करते हैं n इक्वल टू 8 की। तो भाई n इक्वल टू 8 ले लेते हैं इस बार, n इक्वल टू 8 ले लेते हैं। जब n इक्वल टू बच्चों 8 लेंगे हम, तो साइन पाई बाई 8 इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस आर। और पाई बाई 8 का मतलब क्या होता है, 45 का हाफ। तो साइन 45 का हाफ कितना होता है, साइन 45 का हाफ कितना होता है भाई, 22.5 की बात कर रहे हैं हम, 22.5 की। और कंपेयर किससे कर रहे हैं हम, रूट 2 माइनस 1 वगैरह से हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली डील करूं, भाई डायरेक्ट डील थोड़ा मुश्किल है। तो साइन पाई बाई 8 किसके आसपास है, ये बताइए भाई। इसके आगे अगर हम जाएं तो इसको कम करना पड़ेगा, साइन पाई बाई 6 करना पड़ेगा। इसके पीछे जाएं तो साइन 10 कर लेते हैं, 18 डिग्री होता है। तो ये आर अपॉन आर प्लस आर, ये 1/2 हो गया। और ये साइन 18 रूट 5 माइनस 1/4 हो गया। तो इससे कंपेयर करें तो कोई दिक्कत नहीं है कि 2r और r प्लस आर। तो यहां से r बड़ा आ गया भाई, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, 2r इधर हो गया। यहां से तो ये आ गया। यहां से बात करें तो रूट 5 माइनस 1 r प्लस आर और 4r। तो r को कंपेयर करने के लिए इसको ले जाना पड़ेगा उधर। तो रूट 5 माइनस 1r और ये 4r माइनस रूट 5 माइनस 1/r। तो रूट 5 माइनस 1/r, और ये यहां से r कॉमन लो, 4 माइनस रूट 5 प्लस 1। तो ये बन गया बच्चों रूट 5 माइनस 1 r और लेस देन 5 माइनस रूट 5। तो रूट 5 माइनस 1 r, यहां से रूट 5 कॉमन लोगे तो रूट 5 माइनस 1, ये कट जाएगा इससे, तो r लेस देन रूट 5 r आ गया। तो भाई ये कह रहा है कि r की वैल्यू बड़ी है r से और छोटी है r रूट 5 से। अच्छा जी, तो ये क्या बोलता है, ऑप्शन क्या बोलता है, ऑप्शन कह रहा है कि r बड़ा है रूट 2 माइनस 1 r से। तो ये बोल रहा है कि ऑप्शन कह रहा है कि r बड़ा है रूट 2 माइनस 1 r से, इससे बड़ा है।
तो भाई एक बात बताओ, अगर r जो है हमारा इस r से बड़ा है और ये r जो है एक डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये वाली क्वांटिटी तो छोटी हो जाएगी ना, और छोटी हो जाएगी। तो जब r जो है इस r से छोटी क्वांटिटी से बड़ा है तो r से भी बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो सी ऑप्शन बच्चों सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। समझ गए बच्चों? डी ऑप्शन आपका बचा हुआ है। तो डी ऑप्शन में आप π/12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, π/12 से, मतलब डी ऑप्शन में आप क्या कर रहे हैं, साइन π/12, मतलब n को आप 12 ले रहे हैं, तो यहां पे कितना है, r/r प्लस r। अब π/12 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई भाई, समझ गए ना, 180/12। फिर 12 1 12 15 हो गया है ना, साइन 15 डिग्री हो गया, तो साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता है क्या होती है भाई। साइन 15 डिग्री कितना होता है, √3 + 1, √3 - 1 अपॉन 2√2 इक्वल टू r/r प्लस r। तो ये हो गया r प्लस r √3 - 1 और 2r√2 हो गया, 2r√2। तो यहां से आ गया r √3 - 1 इक्वल टू 2r√2 और माइनस √3 - 1। तो यहां से बच्चों आपने r कॉमन लिया, 2√2 माइनस √3 + 1, ये आ गया। तो r की वैल्यू क्या आ गई, r की वैल्यू आ चुकी है 2√2 + 1 माइनस √3 अपॉन √3 - 1। तो भाई ये आ गई r की वैल्यू। अब वो क्या कहता है, वो क्या कहता है भाई, वो कहता है कि r जो है ना, r छोटा होना चाहिए किससे, √2 √3 + 1 r से। तो ऑप्शन कहता है कि r छोटा होना चाहिए √2 √3 + 1 से, इससे छोटा होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन कहता है। तो भाई चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 + 1 और √3 + 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये आ गया r इक्वल टू r, तो भाई इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2√2, तो 2√2 √3 + 2√2 √3 + 1 3 माइनस √3, और नीचे आ गया √3 का स्क्वायर 3 और -1 2 आ गया, नीचे कितना आ गया 2। तो भाई कुल मिला के r कितना बनेगा, ये बनेगा बच्चों, √3 से √3 गया और 1 - 3 -2, तो 2 कॉमन निकालो, नीचे वाला 2 कट गया, ये बचा √2 √3, और ये 2 निकल चुका है, तो √2 और -2 का -1 बचा। तो ये आ गई भाई हमारी वैल्यू। यहां से हम r को क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चों ये हमारा आ चुका है √2, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया r, और यहां से आपने √2 कॉमन लिया, भाई यहां से आपने क्या कॉमन लिया, तो r हो गया, यहां से आपने इन दोनों में से √2 कॉमन लिया, तो ये आ गया √3 + 1 और ये -r। तो इसका मतलब जो कैपिटल R है वो इसमें से -r करने पर आएगा। तो इसका मतलब बच्चों आप खुद देखिए कि ये जो R है, ये r √2 √3 + 1, ये रहा r √2 √3 + 1। तो बच्चों r जो इक्वल है वो इसमें से कुछ माइनस करने के बाद है ना, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी बड़ी है इससे, क्योंकि इसमें से कुछ माइनस करोगे तभी r मिलेगा। तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी इससे छोटी है, तो r इससे छोटा है, ये बात सही है। तो बच्चों ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हमने PYQ एडवांस सर्कल को खत्म किया है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे और काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। देखिए इतना एडवांस इतना आसान नहीं होता, जिसको आसान लगता है इसका मतलब वो सही क्वेश्चंस ट्राई ही नहीं कर रहा। अगर आप सही क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो आपको रियलिटी पता लगेगी कि हाँ एडवांस कितना टफ होता है। जो ऑल ओवर इंडिया 1 रैंक लेके आता है बच्चा, जो ऑल ओवर इंडिया 1 रैंक लेके आता है ना बच्चा, वो बच्चा भी सारे क्वेश्चंस नहीं करता, उसके बावजूद भी वो ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 होता है। तो आप खुद सोचिए कि ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 वाला बच्चा भी कुछ क्वेश्चंस को स्किप करता है, छोड़ता है। तो जब आप सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें हार्ड तो हैं, लेकिन वो हार्ड चीजें अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आप IIT एडवांस में अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।